सभी बच्चों का स्वागत है आज हमारे इस वीडियो में। और ये हमारा पहला वीडियो है, फर्स्ट वीडियो है। और आप लोगों को आज चैप्टर में हम लोग ध्वनि चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ध्वनि चैप्टर को अंग्रेजी में साउंड कहते हैं। यानी साउंड चैप्टर से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, बहुवैकल्पिक प्रश्न करेंगे, जो आपके परीक्षा में यानी कि जैक बोर्ड का जो परीक्षा आयोजित होने वाली है उसमें आप डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आपको टच कर जाएगा और आपको एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। तो हम लोग अभी ढाउनी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आपको पूरा वीडियो देखना है और समझते हुए चलना है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैम का क्लास भी बहुत जल्द आएगा आप लोगों के बीच में। और हम आपको मैम के क्लास में हम आपका एज ए टीचर काम कर रहे हैं और हमारा क्लासेस आपको लगातार मिलता रहेगा। पहला क्वेश्चन है, ध्वनि का कारण बताना है। आपको बताना है कि जो ध्वनि होता है उसका प्रतिध्वनि यानी कि ध्वनि का ध्वनि, उसको प्रतिध्वनि बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में इको कहते हैं ना। तो इको का मेन रीजन क्या होता है? ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपरावर्तन। तो सही उत्तर बी होगा, ध्वनि का परावर्तन। अपवर्तन और परावर्तन में डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्वनि का परावर्तन होगा। इसको क्या बोलते हैं? साउंड रिफ्लेक्शन, ना साउंड, है ना, का रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन होता है ना, इससे क्या होती है, ध्वनि होती है। इसमें क्या होता है, ध्वनि ऐसे जाती है, किसी भी सरफेस से टकराती है और टकराने के पश्चात ये ध्वनि रिटर्न बैक आती है। तो ये जो क्रिया होती है ना, ये बीच में नॉर्मल होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है वही प्रतिध्वनि बन जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। सितार का तार खींचने से तार में क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, तार में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न हो जाती है। क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंग तार में उत्पन्न होता है। और साउंड जो है वो अनुप्रस्थ तरंग ही उत्पन्न करती है। इसको अंग्रेजी में लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। तरंग को वेव कहते हैं ना, ध्यान रखिएगा। चलो बच्चों, तीसरा क्वेश्चन का आंसर करना है। वायु में ध्वनि की तरंगे जो होती है वो क्या होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा, वायु में ध्वनि की तरंग जो होती है वह अनुदैर्ध्य तरंग होती है। लॉन्गिट्यूड होता है ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, आवृत्ति तथा आवर्तकाल का गुणनफल होता है। आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल क्या होता है? अगर आपको टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके भी आप ऑप्शन को पढ़ सकते हैं ना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा ना। आवृत्ति और आवर्तकाल का जो गुणनफल होगा वह 1 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आवृत्ति, है ना, एन तथा तरंगदैर्घ्य लेम्डा वाले तरंग का चाल भी दी गई है, तो संबंध स्थापित क्या होगा बताना है। चार ऑप्शंस आपके हैं, चारों बहुवैकल्पिक प्रश्नों के प्रश्न में से आंसर करना है। सही उत्तर क्या होगा? आंसर ए हो जाएगा ना, भी बराबर एन इंटू लेमडा। ये एक्चुअल में लिखा हुआ क्या है, भी बराबर एन मल्टीप्लाई विथ लेमडा, ऐसे लिखा हुआ है ना। तो आंसर ए कर लीजिएगा परीक्षा में ना। चलिए, नेक्स्ट है, श्रव्यता के परास से कम आवृत्ति की तरंगे को क्या कहते हैं? श्रव्यता किसको कहते हैं? ऑडिएबल, है ना, ऑडिएबल। वैसा साउंड जो सुनने योग्य है, जो मनुष्य सुन सकता है बाय ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ह्यूमन बॉडी। तो ध्यान रखिएगा, इसको क्या कहते हैं? सही उत्तर आंसर नंबर बी हो जाएगा ना, अश्रव्य कहते हैं। अश्रव्य मतलब श्रव्य। देखिए, पहली बात तो श्रव्यता क्या होता है? तो वैसा साउंड, वैसा ध्वनि जो मनुष्य सुन सकता है ना, मनुष्य सुनने लायक है, जिसको बोलते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक का जो ध्वनि होता है उसे मनुष्य सुन सकता है। लेकिन यहाँ पे हमसे बात की जा रही है कि नहीं सुनने वाला, यानी इससे कम का ध्वनि। तो इससे कम का जो ध्वनि होता है यानी कि बिलो, ध्यान रखना, बिलो 20 हर्ट्ज। तो बिलो 20 हर्ट्ज जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग अश्रव्य कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में इंफ्रासोनिक कहते हैं ना। जो बच्चा इंग्लिश से पढ़ते हैं उन्हें भी समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए इंग्लिश बता दे रहे हैं ना। तो अवसरभ कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको और समझना है। इंफ्रासोनिक जो होता है वह बिलो 20 हर्ट्ज होता है, और मोर देन, अगर हम बात करें 20,000 हर्ट्ज जो मनुष्य सुन सकता है, उससे अगर अबोव जाएंगे यानी कि ऊपर जाएंगे, तो उस तरह का साउंड को, उस तरह का ध्वनि को हम लोग अल्ट्रा
सॉरी, अल्ट्रासोनिक कहते हैं इंग्लिश में ना, अल्ट्रासोनिक कहते हैं। ठीक है, और इसको हिंदी में पराश्रव्य कहते हैं। मैं इसलिए इसे बता दिया क्योंकि ये आगे जा करके आपको परेशान करेगी ना, आप एग्जाम में अच्छे से कर पाओगे अगर ये चीज को समझ गए तो। अगला क्वेश्चन हमारा है, श्रव्यता के परास से अधिक आवृत्ति के तरंग को क्या कहते हैं? देखिए अभी तुरंत मैंने बताया ना, श्रव्यता मतलब कितना हो गया, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक का ध्वनि, ये श्रव्यता हो गया। इससे अधिक यानी कि अबोव जाना है, तो ये मैंने तुरंत अभी बताया था कि अबोव जाना है, यानी उस तरह के ध्वनि को क्या बोलते हैं हम लोग, अल्ट्रासोनिक कहते हैं ना, अल्ट्रासोनिक कहते हैं। तो इस तरह के ध्वनि को क्या बोलते हैं हम लोग, प्राश्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राश्रव्य कहते हैं। 7 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंग की आवृत्ति 200 हर्ज है, कितना है, 200 हर्ज है, तो इसको आवर्तकाल कितना होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.005 सेकेंड। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली दिखाई देगा इस चैप्टर से प्रश्न बनेगा तो। अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न हो सकती है, अनुप्रस्थ जिसको ट्रांसवर्सल वेव कहते हैं अंग्रेजी में, ये कहाँ पे उत्पन्न हो सकती है आपको बताना है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो अनुप्रस्थ तरंगे होती है वह केवल ठोस में ही उत्पन्न हो सकता है, ठोस के अलावा ये कहीं भी उत्पन्न नहीं हो सकती है ना। तो आंसर ध्यान रखिएगा, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइएगा, वह तरंग जिसमें संपीड़न और विरलन है क्या कहलाता है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्घ्य तरंग कहलाता है उस तरह का तरंग। 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक आवृत्ति की ध्वनि होता है उसे क्या कहते हैं। देखिए 20,000 हर्ट्ज तक का जो ध्वनि होता है उसे तो ह्यूमन बॉडी सुन ही सकता है, यानी हम आप सुन सकते हैं बच्चों, है ना। तो हम लोग सुन सकते हैं उससे ऊपर ध्वनि, यानी कि एबोव। तो एबोव के लिए मैंने बताया था ना कि 20,000 एबोव जाओगे आप तो उसे अल्ट्रासोनिक कहते हैं, अल्ट्रासोनिक कहते हैं, यानी कि इसे पराश्रव्य बोलते हैं ना, पराश्रव्य यानी सुन नहीं सकते हम लोग, तो इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हर्ज से 20,000 हर्ज, है ना, हर्ज से 20,000 हर्ज आवृत्ति ध्वनि को क्या कहते हैं। यहाँ पे मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा टाइपिंग, यहाँ पे 20 लिखा जाएगा ना, 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक की ध्वनि को क्या कहते हैं, तो इसे श्रव्य कहते हैं। इसी को ऑडियबल कहते हैं ना, ऑडियबल मतलब क्या होता है, ऐसा ध्वनि जो सुना जा सके, है ना। नेक्स्ट आएगा, ध्वनि है, ध्वनि क्या है, तो ध्वनि एक यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग है ना, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश है, प्रकाश क्या है आपको बताना है, प्रकाश क्या है, तो याद है प्रकाश जो है वह अनियांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग है ना, अनियांत्रिक यानी कि मैकेनिकल तरंग नहीं होता है, मैकेनिकल तरंग में अनुदैर्घ्य तरंग होती है, मैकेनिकल तरंग ये नहीं होता है, इसलिए अनियांत्रिक किसको कहते हैं, आंसर बी कर लीजिएगा। ध्वनि संचरण के बने दो संपीड़नों के बीच की न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए, तो ध्यान रखिए आंसर 6 सेंटीमीटर, यानी कि मान लो ऐसे है, तो ऐसे ऐसे जो होता है ना, तो इसका डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि को क्या कहते हैं। आप लोगों को इसी तरह से हर चैप्टर आपको करवाया जाएगा, है ना, आप लोगों को बस क्लासेस अच्छे से देखना है ना, और अगर क्लासेस अच्छे लगते हैं तो ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ध्वनि की तीव्रता क्या बोलते हैं बच्चों, ध्वनि की तीव्रता कहते हैं इसे। नेक्स्ट है, समुद्र के जल में छिपी वस्तु का पता लगाने में प्राश्रव्य तरंग, प्राश्रव्य मतलब अल्ट्रासोनिक है ना, अल्ट्रासोनिक वेव, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक का साउंड ना उपयोग में लाया जाता है या किया जाता है। इस कार्य के लिए जिस तकनीक का व्यवहार किया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो इसे, है ना, सोनार कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सोनार, अंग्रेजी में इसे सोनार कहा जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सी का वेग है, एन से तरंग की आवृत्ति दिखाई जा रही है और लेमडा से तरंग दैर्घ्य, तो रिलेशन बताना है आपको, किसका रिलेशन क्या होगा। चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, सी इज इक्वल टू एन माइनस लेमडा, क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू एन माइनस लेमडा हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न में आएंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19। ध्वनि का परावर्तन है, ध्वनि का परावर्तन है, उसे बताना है आपको क्या होगा। ध्वनि का परावर्तन कब हो सकता है? परावर्तन मतलब होती क्या है, जैसे एक रुखड़ा सरफेस है, ये टफ सरफेस है, हार्ड सरफेस है, ये क्या है? हार्ड सरफेस है, ठीक है। अब इस पे ध्वनि क्या हो रही है, मान लीजिए ये ध्वनि आ रही है, टकरा रही है और वापस जा रही है, ठीक है, क्या कर रही है, वापस जा रही है, बीच में नॉर्मल कहलाता है, ठीक है। ये नॉर्मल हमारा हो गया। तो ये ध्वनि ऐसे आई और ऐसे चली गई, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस ये प्रोसेस को तो हम लोग परावर्तन कहते हैं। लेकिन प्रवर्तन जो होता है वो किससे टकरा कर हो रहा है, ये पूछ रहा है। तो रुखड़ा सरफेस में हो सकता है, चिकने सतह में हो सकती है, पानी की सतह से हो सकता है, या फिर सभी जगह हो सकता है। तो ध्यान रखना बाबू, सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे? सभी सरफेस में। यानी कि ये जो सरफेस है, अगर ये पानी से बना हुआ है तब भी यहाँ पे इको हो जाएगा, ध्वनि का परावर्तन हो जाएगा। चिकना सरफेस अगर है तब भी होगा, और अगर रुखड़ा सरफेस है तब भी ये प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा ना। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या होती है? तो ध्वनि की जो तीव्रता होता है उसका इकाई ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाट प्रति वर्ग मीटर होती है। नेक्स्ट है, अनुदैर्ध्य तरंग के माध्यम से कणों के कंपन की दिशा होती है। जो अनुदैर्ध्य तरंग बनता है उसका जो कण होता है उसका दिशा कैसे संचरण होता है? तो ध्यान रखिए, तरंग के संचरण की दिशा में ही उसका होता है। नेक्स्ट है, शेर की दहाड़ से मच्छर की ध्वनि को अधिक है। शेर की दहाड़ से मच्छर की ध्वनि अधिक है ना, अधिक है। इसके पीछे क्या रीजन है, आप लोग को इसका रीजन बताना है। गुणवत्ता, तीव्रता, प्रबलता, तारत्व। तो सही उत्तर हो जाएगा तीव्रता, है ना। तीव्रता जो है वो बहुत मैटर कर, सॉरी तीव्रता नहीं होगा, तारत्व कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे मैं बाई मिस्टेक बता दिया तीव्रता, लेकिन तीव्रता नहीं है, तारत्व होता है। इसको पीच कहते हैं अंग्रेजी में ना। एक्चुअल में जो मच्छर का ध्वनि होता है वो अब आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है, क्योंकि उसका तारत्व बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर्ड शेर की दहा। अगला प्रश्न है, और शीर्ष और समीप वाले गर्त के बीच की दूरी कितनी होती है, ये बताना है आपको। तो सही उत्तर ए हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य की आधी होती है। जो तरंगदैर्घ्य होगा हमारा, जो वेवलेंथ होगा, वेव जो लेंथ होगा उसकी आधी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ज किसका मात्रक है? हर्ज किसका मात्रा है? ऊर्जा का, आवृत्ति का, आयाम का, आवर्तकाल का। देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, 24 का बी हो जाएगा ना। आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो हर्ज होता है, आवृत्ति का। और हर्ज कैसे डिनोट करते हैं? तो एच बड़ा और जेड छोटा से लिखाता है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर से क्वेश्चन। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि सभी क्लासेस आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम पे, ठीक है। और आप लोग का लाइक सब्सक्राइब शेयर से मोटिवेशन मिलेगा, और जल्दी क्लास लेके दूसरा चैप्टर का आएंगे, ठीक है। तो आप लोग कर लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों, शुभ रात्रि।